हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। अभी हम बात कर रहे थे मेजर स्टेंजा फॉर्म्स के बारे में और पिछले जो वीडियो में हमने जाना वो मेजर स्टेंजा फॉर्म्स को जाना और उसको हम एक बार फिर इससे ब्रीफ कर लेते हैं, उसके बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे आपका। अब बताते जो बताया था पिछले वीडियो में हमने किन किन चीज़ों की बात की थी। हमने बात की थी स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है? हमने बताया था कि स्टेंजा वो होता है जो एक पोएम होती है, हर पोएम के चाहे वो पोएम 2 लाइन की हो या 4 लाइन के बाद जो नेक्स्ट लाइन शुरू होती है उसके बीच का जो स्पेस होता है यानी जो रूम होता है वो स्टेंजा कहलाता है। हमने बात की थी राइम्स की। तो राइम्स क्या होते हैं कि वो शब्द जो हम लोग पोएम के लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं वो जो एक साथ जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है या सेम होता है तो वो राइम्स में आते हैं। वो राइम्स हमने बताई थी किसी भी तरह से हो सकती है, ए करके हो सकती है, ए बी करके हो सकती है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया था वो मेजर स्टेंजा फॉर्म में मीटर को भी डिस्कस किया था। तो मीटर होता है कि जो हम पोएम को पढ़ते हैं उसको खींच के या कम करके जो भी पढ़ा जाता है वो उसका मीटर कहलाता है। उसके बाद हमने जो बात की थी वो स्टेंजा फॉर्म्स की, तो हमने कपलेट की बात की थी। तो कपलेट 2 लाइन्स की पोएम की होती है, उसकी बात की थी। हीरोइक पोएम की बात की थी जिसका जो जन्म माना जाता है कि दांते ने किया था, इटैलिक पोएम है। उसके बाद जो बात की थी हमने 3 लाइन की पोएम की बात की थी, जिसे ट्राइसेट या ट्रिपलेट भी बोलते हैं। तो ट्राइसेट का जो होता है वो फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं होती है और ट्रिपलेट की एक फिक्स राइमिंग स्कीम होती है। इसके बाद जो हमने बात की थी टर्जा रीमा, वो भी 3 लाइन की पोएम होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। टर्जा रीमा के बाद हम आते हैं जो हमारी 4 लाइन की पोएम होती है। तो 4 लाइन की पोएम की क्वाट्रिएंट या क्वाट्रेंट बोलते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं 4 लाइन की पोएम से। अभी तक हमने बात की थी 3 लाइन की पोएम्स की, जो 3 लाइन की पोएम थी टर्सेट, ट्रिपलेट या टर्जा रीमा। अब हम बात करते हैं 4 लाइन की पोएम की। तो 4 लाइन की पोएम क्या होती है? क्वाट्रिएंट होती है। क्वाट्रिएंट क्या होती है? जो पोएम होती है वो 4 लाइन्स की होती है। जो इसका स्टैंजा होता है वो 4 लाइन का होता है, हर एक स्टैंजा 4 लाइन के पार्ट में बटा होता है। उसके बाद जो इसकी राइमिंग स्कीम बात करते हैं तो इसकी राइमिंग स्कीम अलग अलग होती है। तो वो कौन कौन सी राइमिंग स्कीम होती हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। एक होती है इनवलप राइमिंग स्कीम। तो इनवलप राइमिंग स्कीम क्या होती है? इसमें ए के बाद ए बी बी ए इस तरह से जो राइमिंग स्कीम होती है, यानी कि जो वर्ड आते हैं जिनको हम अलग बात करें, जिनको हम ए बी बी ए कैसे होगा, मानते हैं हम यहाँ पे पहले पे वॉल लिखा है, फिर टेस्ट लिखा है, फिर रेस्ट लिखा है और उसके बाद यहाँ पे टॉल लिखा है। तो हमारा ये ए हो जाएगा जो हमारी राइमिंग स्कीम बात कर रहे हैं ए बी बी ए की। तो यहाँ पे हमने लिखा ए, फिर ये हमारा बी है। सेम इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम करेंगे, टेस्ट है तो यहाँ पे रेस्ट है, ये भी हमारा बी हो जाएगा। और वॉल और टॉल ये भी ए हो जाएगा, यानी कि ये और ये सेम हो जाएंगे और सेकेंड और थर्ड लाइन का जो राइमिंग स्कीम होगा वो सेम हो जाएगा। तो ये जो राइमिंग स्कीम कहलाती है वो इनवलप राइमिंग स्कीम कहलाती है। उसके बाद सेकेंड जो स्कीम आती है हमारी राइमिंग स्कीम, वो क्रॉस राइमिंग स्कीम आती है। क्रॉस राइमिंग स्कीम क्या होती है? जैसे यहाँ पे वॉल लिखा है और यहाँ पे हमारा टेस्ट लिखा है, तो ये वॉल लिखा, यहाँ टेस्ट लिखा, हमने यहाँ पे क्या किया, जो थर्ड लाइन है इसमें हमने कर दिया टॉल और सेकेंड लाइन जो हमारी हो गई यहाँ पे हमने अगर यहाँ पे रेस्ट लिखा हुआ है तो हमारी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी? ए बी फिर ए और बी। तो यानी इसके जस्ट आफ्टर तीसरी लाइन और पहली लाइन सेम हो जाएगी, दूसरी लाइन और चौथी लाइन सेम हो जाएगी। तो ये जो राइमिंग स्कीम होती है ये क्रॉस राइमिंग स्कीम कहलाती है। और उसके बाद आती है मोनो राइमिंग स्कीम। मोनो राइमिंग स्कीम क्या होती है? जो पोएम के पार्ट जो भी लिखा होता है, यानी वो 4 लाइनें जो लिखी होती है उसका जो लास्ट का वर्ड होता है वो लगभग एक जैसे लिखा हो। जैसे यहाँ पे टेस्ट लिखा, बेस्ट लिखा, रेस्ट लिखा और उसके बाद नेक्स्ट लिख दिया। अगर ये चारों हैं तो हम देखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, एज इट इज ये भी ए होगा और ये भी ए हो जाएगा। तो ये चारों जब लाइन की जो राइमिंग स्कीम होती है वो अगर सेम है तो वो मोनो राइमिंग स्कीम कहलाती है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं हमारा हीरोइक स्टैंजा या इलेजिक स्टैंजा। तो हीरोइक स्टैंजा क्या होता है? ये एक बहुत ही शाही स्टैंजा के रूप में लिखा जाता था और इलेजिक स्टैंजा को इसलिए बोलते हैं कि इसकी जो राइटिंग्स होती हैं, जो इसका प्रयोग किया गया, इसका सबसे पहला प्रयोग किया गया इलेजी में। तो इसका इलेजी में प्रयोग किया गया और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये भी एक आईएमबी पेंटामीटर में होता है। तो आईएमबी पेंटामीटर जो हमने पिछली में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में थोड़ा सा, कि ये जो पोएम होती है ये 5 पेयर्स में जो आईएमबी पेंटामीटर होती है, जो इसकी लाइन होती है वो 5 पेयर में
बटी होती है। और ये इसमें जो वर्ड होता है वो पेयर इस तरह से होता है, एक वर्ड स्ट्रेस्ड होता है, एक अनस्ट्रेस्ड होता है। तो वो जो मानक होता है, यानी वो जो टेक्निक होती है वो iambic पेंटामीटर में आती है। उसके बाद इसका सबसे पहले इसका यूज इसमें एलेजी रिटर्न में किया जाता है, इसलिए इसको एलेजिक स्टैंजा भी कहते हैं। उसके बाद इसका सबसे पहले यूज जो किया था वो थॉमस ग्रे ने किया था अपनी राइटिंग में द एलेजी रिटर्न या कंट्री चर्चयार्ड, जिसको इन्होंने 1751 में लिखा था। ये बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, आप इस पोएम को कभी भी देखेंगे तो पढ़ेंगे तो ये जो लिखी होती है वो हेरोइक स्टैंजा फॉर्म में लिखी है या एलेजिक स्टैंजा फॉर्म में लिखी है। और जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है तो इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी करके, यानी क्रॉस राइमिंग स्कीम होती है, जो कि हमने अभी इससे पहले डिस्कस किया। ए बी करके जो क्रॉस राइमिंग स्कीम होती है वही हमारे एलेजिक स्टैंजा या हेरोइक स्टैंजा की होती है। इसके आगे आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा जो फॉर्म है स्टैंजा की। आइए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टैंजा फॉर्म की, जो बलाड है। बलाड क्या होता है? बलाड एक प्रकार की पोएट्री होती थी जिसको लोग गांव में गाते थे, एक फोक गीत के रूप में इसका यूज होता था। लोग डांस करने के लिए या गांव में गाने का काम करते थे और ये हमेशा ओरली गाया जाता था। तो ये जो फोक सॉन्ग होता था उस समय का, तो ये आता है बलाड में। बलाड में होता क्या है? ये 4 लाइन्स की पोएम होती है, 4 लाइन की राइटिंग्स होती हैं और अल्टरनेट लाइन्स होती हैं इसमें। और जो अल्टरनेट लाइन्स होती हैं, जो पहली लाइन्स होती हैं वो आयम्बिक टेट्रामीटर्स में होती हैं, जो 4 पेयर्स में होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन्स होती हैं वो आयम्बिक ट्राईमीटर में होता है, यानी ट्राईमीटर में 3 लाइन्स होती हैं, 3 पेयर्स होते हैं। 4 पेयर्स आयम्बिक टेट्रामीटर में होते हैं और आयम्बिक ट्राईमीटर में 3 पेयर्स होते हैं। ये बलाड में होता है। उसके बाद इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो ABCB AB करके होती है, यानी ABCB AB करके होती है। और इसमें का जो हम अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल जो है हम ले सकते हैं SD कॉलेज, जिन्होंने इसके बारे में लिखा था SD कॉलेज थे, जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ को ले सकते हैं। SD कॉलेज की जो राइटिंग है द राइम ऑन एंशिएंट मैरिनर, जो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जॉन कीट्स की, तो इनकी बहुत ही अच्छी पोएट्री है जो लव बेस्ड पोएट्री है, जिसमें थोड़ा सा तकलीफ को भी दर्शाया गया है। तो ला बेला डैम सेंस मर्सी है, जो बहुत ही अच्छी पोएम है, इसको पढ़ा जाएगा तो आपको पता चलेगा ये बलाड में लिखी हुई है। उसके बाद जो तीसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जो बेस्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का सॉलिटरी रिपर होता है, जो एक बलाड ही है जिसका यूज किया था, जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। तो ये हमारे बलाड में कुछ चीज़ें होती हैं, यानी कि ये 4 लाइन की पोएम थी जिसको हम लोग गांव में या एक फोक सॉन्ग के रूप में गाया जाता था डांस करने के लिए, या लोकगीत जैसे हमारे लोगों के यहाँ होता है गाँव में गाए जाते हैं, उसी तरह से इसका यूज होता था। उसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम भी आपने देख ली कि इसकी ABCB AB करके होती है। और ये आयम्बिक टेट्रामीटर यानी 4 पेयर्स में और आयम्बिक ट्राईमीटर 3 पेयर्स में लिखी होती है। और इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया, द राइम ऑन एंशिएंट मैरिनर, ला बेला डैम सेंस मर्सी और सॉलिटरी रिपर्स, जो ये रचनाएं हैं SD कॉलेज, जॉन कीट्स और विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसके आगे आने वाले स्टैंजा की बात कर लेते हैं। अब वो कौन कौन से आते हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया 4 लाइन के स्टैंजाज को। अब हम बात करते हैं क्वांटेन या क्वांटेंट की। क्वांटेन या क्वांटेंट क्या होता है? ये 5 लाइन का स्टैंजा होता है और ये इसका इंग्लिश क्वांटेन में यूज हुआ था। और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ABABB, यानी क्या होती है? ABA और BB, ये इसकी राइमिंग स्कीम होती है। और इसका कॉम्बिनेशन जो होता है वो ट्रिपलेट या टेर्जा रीमा के साथ कपलेट का होता है, यानी जो पहली 3 लाइनें होती हैं वो ट्रिपलेट या टेर्जा रीमा में लिखी होती हैं, नेक्स्ट की 2 लाइन जो होती हैं वो कपलेट में होती हैं। और उसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो हम सब ने PB शैली यानी पर्सी बेसी शैली की एक रचना पढ़ी है, या उसकी रचना आप पढ़ लें, जिसने नहीं पढ़ी तो आप देख सकते हैं, वो ओड टू अ स्काई लार्क, जो एक उनकी रचना है वो क्वांटेंट में ही लिखी हुई है, यानी 5 लाइन की पोएम में लिखी हुई है। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो सेकंड एग्जाम्पल इसका जो आता है पेंटा स्टिच आता है। पेंटा स्टिच क्या होता है? ये भी 5 लाइन की पोएम होती है। और इसमें डिफरेंस ये आता है कि जो हमने अभी क्वांटेंट या क्वांटेन पढ़ा, इसकी एक राइमिंग स्कीम होती है जो ABA और BB करके होती है, एक फिक्स राइमिंग स्कीम होती है। जबकि पेंटा स्टिच की राइमिंग स्कीम कोई भी फिक्स राइमिंग स्कीम नहीं होती है और इसका मीटर भी फिक्स नहीं होता है। ये एक फ्री वर्स में लिखी होती है, या इसको हम ब्लैंक वर्स में भी कह सकते हैं, लिखी हुई होती है।
उसके बाद हमारा आता है सिसिलियन क्वांटेन। सिसिलियन क्वांटेन जो होता है वो 5 लाइन की वो भी पोयम ही है, यानी 5 लाइन की राइटिंग होती है और इसे आईएमबी पेंटामीटर पे बेस्ड होती है, यानी जो ये लिखा जाता है ये सिसिलियन क्वांटेन ये आईएमबी पेंटामीटर पे लिखा होता है। और राइमिंग स्कीम जिसकी जो होती है ए करके होती है, यानी ए करके इसकी राइमिंग स्कीम होती है। और इसको सबसे पहले जो यूज किया था उसको यूज किया था फिलिप लार्किन ने। फिलिप लार्किन ने इसका सबसे पहले यूज किया था और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हैं शेक्सपियर ने हालांकि मेटाफिजिकल पोएट्री में लिखा था, जो आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। वो मेटाफिजिकल पोएट्री में लिखते थे, लेकिन उनकी एक्सेप्शन है सोनेट 99। सोनेट 99 का जो पहला स्टैंजा है वो उन्होंने सिसिलियन क्वांटेन में ही लिखा है, यानी कि जो एक्सेप्शन है उनकी सारी रचनाओं में से, जितने भी उनके 154 सोनेट्स हैं, 154 सोनेट्स में से सोनेट नंबर 99 एक ऐसी सोनेट है जिसका पहला स्टैंजा सिसिलियन क्वांटेन में लिखा हुआ है, उसमें जो है 5 लाइनें। तो ये एक एग्जाम्पल है, या इसको हम जो है एक्सेप्शन पे भी ले सकते हैं। ये अपने आप में एक्सेप्शन है, ये सारी रचनाओं में से शेक्सपियर की सोनेट 99 इसका जो एग्जाम्पल आती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 6 लाइन की पोयम की। 6 लाइन की पोयम हमने अभी मेटाफिजिकल पोएट्री में पढ़ा था कि सस्टेट होता है जिसमें 6 लाइन की पोयम होती हैं। एक बार हम फिर से बता दें, उसमें जो चीज़ें होती हैं ऑक्टेव और सस्टेट। तो ऑक्टेव में क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं, और सस्टेट में क्या होता है, सोल्यूशन होता है। तो पहली 8 लाइन्स में प्रॉब्लम और नेक्स्ट 6 लाइन में सोल्यूशन होता है। अब 6 लाइन की पोएम की बात कर लेते हैं। अभी तक आपने 4 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और 5 लाइन की पोएम के बारे में जाना। अब हम आगे बात कर लेते हैं 6 लाइन, 7 लाइन और 8 लाइन और 9 लाइन की पोएम्स के बारे में भी। आइए अब हम बात करते हैं 6 लाइन्स के स्टैंजाज की। 6 लाइन के स्टैंजा जो सबसे पहले आता है वो हमारा सस्टेट होता है, या उसको सेक्शन भी बोलते हैं। तो सस्टेट या सेक्शन क्या होता है, 6 लाइन का स्टैंजा होता है। सस्टेट का यूज हमने अभी मेटाफिजिकल पोएट्री में पढ़ा था कि हम जो लास्ट की 6 लाइनें होती हैं जिसमें सॉल्यूशन दिया जाता है वो सस्टेट में होती हैं। तो 6 लाइन की स्टैंजा की बात करें तो द बॉन्डेज मूवमेंट एक ऐसी रचना है जिसको एमिली डिकिंसन ने लिखा था। इसका सेकेंड स्टैंजा जो है वो इसी सस्टेट या सेक्शन में लिखा हुआ है, यानी जो बॉन्डेज मूवमेंट एमिली डिकिंसन ने लिखी थी उसके सेकेंड स्टैंजा में जो राइटिंग स्किल का यूज किया था वो सस्टेट या सेक्शन था। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं, तो हम आगे बात कर लेते हैं 7 लाइन स्टैंजा की। अब 7 लाइन के स्टैंजा को राइम रॉयल स्टैंजा भी बोलते हैं या चौसरियन स्टैंजा भी बोलते हैं। तो 7 लाइन स्टैंजा में आप 7 लाइन का स्टैंजा होता है सबसे पहले, और इसकी जो शुरुआत की थी, इसकी शुरुआत ये इंग्लैंड में की थी चौसर ने, यानी चौसर के द्वारा जॉफरी चौसर ने इसकी शुरुआत की थी। अब इसको राइम रॉयल स्टैंजा क्यों बोलते हैं, राइम रॉयल स्टैंजा इसलिए बोलते हैं कि इसका जब इसके बारे में लिखा जा रहा था तो लिखा इट वाज इसको, क्योंकि ये एट्रीब्यूटेड था स्टैंजा जो स्कॉटलैंड के राजा थे या किंग थे उस समय के, जेम्स फर्स्ट, उनके लिए लिखा गया था, यानी उनको एट्रीब्यूट किया गया था। और इनकी जो रचना जो राइटिंग थी किंग स्क्वायर जिसको लिखा था, इसके बारे में लिखा, इसके जो है रचना थी इसमें जो इसमें लिखी गई थी 7 लाइन स्टैंजा में, और ये आयम्बिक पेंटामीटर पे लिखी गई थी, यानी जिसका इसमें पेंटामीटर का यूज हुआ था वो आयम्बिक पेंटामीटर ही था। और इसकी राइमिंग स्कीम जो होती थी ये एक तो 10 लाइन का सिलेबल होता था और इसकी राइमिंग स्कीम होती थी ABABBCC करके। तो ये एक रचना थी और इसको लिखा किसने था, इसका जो वहाँ पे रॉयल किंग के लिए लिखा जाता था। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं एक ट्रॉलस एंड क्रिस्टे, 2 राइटर थे जिन्होंने एक रचना की थी पार्लियामेंट ऑफ हाउस, यानी पार्लियामेंट ऑफ हाउस में भी जो स्टैंजा यूज किया गया वो 7 लाइन स्टैंजा की राइटिंग है। और राइम रॉयल स्टैंजा क्यों बोलते हैं ये मैंने आपको बता दिया कि स्कॉटलैंड के जो राजा थे उनके लिए एक रचना लिखी गई थी किंग स्क्वायर, जो उनकी रचना थी वो भी 7 लाइन में थी, इसलिए इसको राइम रॉयल स्टैंजा भी बोलते हैं क्योंकि वो एक राजा थे और रॉयल पर्सनालिटी थे, इसलिए इसको राइम रॉयल स्टैंजा बोलते हैं। चौसरियन स्टैंजा इसका इन्वेंटेड जो किया गया था, यानी इसकी जो शुरुआत की थी वो जॉफरी चार्सर ने इंग्लैंड में की थी, इसलिए इसको चौसरियन स्टैंजा बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 15th और 16th सेंचुरी के बीच में जो है शेक्सपियर की 2 रचनाएं हैं, रेप ऑफ द रिकर्सी जो 1594 में पब्लिश हुई थी, वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अ लवर्स कंप्लेंट, ये 2 बेस्ट एग्जाम्पल हैं शेक्सपियर के जो राइम रॉयल स्टैंजा या 7 लाइन स्टैंजा में लिखे गए हैं। इसके आगे हम बात कर लेते हैं 8 लाइन स्टैंजा की और 9 लाइन स्टैंजा की।
आइए अब हम बात कर लेते हैं 8 लाइन्स के स्टैंजा की। तो 8 लाइन का स्टैंजा जो होता है वो इटालियन स्टैंजा फॉर्म है, और इस स्टैंजा को हम ओटेवा स्टैंजा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओटेवा स्टैंजा फॉर्म भी बोलते हैं। ये इंग्लैंड जो फॉर्म है ये इटालियन फॉर्म है, और इसको इंग्लैंड में जो इन्वेंट किया था, यानी इंग्लैंड में जो पहले ओटेवा स्टैंजा फॉर्म का यूज किया था, उसका यूज किया था थॉमस वेट ने। और ये 11 लाइन का सिलेबल में होती थी, 11 लाइन की सिलेबल लाइन्स होती थी। और इसकी जो राइमिंग स्कीम होती थी वो होती थी, इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम होती थी ए बी ए बी ए बी ए बी, फिर ए बी और उसके बाद सी सी। यानी इसकी जो राइमिंग स्कीम होती थी वो राइमिंग स्कीम होती थी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी सी सी। यानी कि हमारी 8 लाइन्स होती थी। यानी पहली जो 6 लाइन है तो आप देखेंगे क्रॉस राइमिंग स्कीम थी ए बी, ठीक है, फिर ये बी, फिर सी सी। यानी इस प्रकार से ये होती थी इसकी राइमिंग स्कीम में। और इसका यूज जो किया था लॉर्ड बैरन और जॉन डन ने यूज किया था अपनी मॉर्क एपिक में। जो उनकी मॉर्क एपिक्स थी उन्होंने उस 8 लाइन्स पोएम में ही लिखा था, यानी ओटेवा फॉर्म में ही लिखा था। इनकी ओटेवा स्टैंजा फॉर्म थी। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं पीवी शैली का एक रचना है द विच ऑफ एटलस। द विच ऑफ एटलस एक ऐसी रचना है जो ओटेवा फॉर्म में लिखी हुई है, यानी 8 लाइन्स पोएम में लिखी हुई है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 9 लाइन्स की पोएम की। इसे हम स्पेंसरियन स्टैंजा भी बोलते हैं। इसको स्पेंसरियन स्टैंजा क्यों बोलते हैं? तो इसकी जो फॉर्म थी, जो इसको खोजा था, यानी इसको जो लिखना स्टार्ट किया था वो एडमंड स्पेंसर ने लिखा था। और इनकी जो पहली रचना थी फेरी क्वीनी, उसमें इन्होंने इसका यूज किया था। यानी फेरी क्वीनी एक ऐसी इनकी राइटिंग है जिसमें 9 लाइन्स की पोएम है, और इसी से इसका स्टार्टअप हुआ था, यानी इसकी इन्वेंशन हुई थी। इसको लिखना इंट्रोड्यूस कराया था एडमंड स्पेंसर ने, इसलिए इसको स्पेंसरियन स्टैंजा बोलते हैं। और इसमें 9 लाइन्स होती हैं, जो कि मैंने बताया कि ये 9 लाइन की पोएम होती है। जो 8 लाइन्स होती हैं वो आईएमबी पेंटामीटर में होती हैं। और जो लास्ट लाइन होती है सिंगल लाइन होती है, यानी 2 पार्ट में, एक 8 लाइन और एक 1 लाइन होती है। तो 8 लाइन जो होती है आईएमबी पेंटामीटर में होती है, और जो सिंगल लाइन होती है उसको आईएमबी हेक्सामीटर बोलते हैं, या अलेक्जेंड्रियन फॉर्म भी बोलते हैं। और इसके बाद इसकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो ए बी बी सी सी करके होती है, यानी ए बी बी सी और सी। तो हम देख सकते हैं कि ये जो इसका राइमिंग स्कीम है ये भी 9 लाइन्स का ही है, जैसे होता है 9 लाइन्स की पोएम की तरह। अब राइमिंग स्कीम ए बी, यानी यहाँ पे क्रॉस राइमिंग स्कीम है, यहाँ पे भी क्रॉस राइमिंग स्कीम है। और सिंगल जो है वो आपकी हेक्सामीटर स्कीम या अलेक्जेंड्रियन फॉर्म भी बोल सकते हैं, इस रूप में होती है। तो ये हमारा आज का जो हमारा टॉपिक था मेजर स्टैंजा फॉर्म्स का, जो हमारे जीआईसी लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है और आएगा भी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें मैक्सिमम, और अपने कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बूस्टर का काम करते हैं। हमें भी उससे उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम और अच्छा आपके लिए लेके आएँ। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।